गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं पॉइंटिंग थ्योरम। और पॉइंटिंग थ्योरम हमें कहती है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास आउट हो रही है उसके बारे में हमें जो जानकारी देती है या जिसके बारे में हमें जो पढ़ना होता है उसे हम पॉइंटिंग थ्योरम के थ्रू पकड़ते हैं, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसका स्टेटमेंट अपने पास है कि this theorem states that this theorem states that the cross product of electric field vector इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम ई से शो करेंगे, ई से, राइट। एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच एट एनी पॉइंट इज अ मेजर of the rate of flow of electromagnetic energy per unit area at that point, right। ये जो थ्योरम है वो हमसे कहती है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच, राइट, अगर इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट एरिया मिलता है। मीन्स कि पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो हो रही है, कितना उसका रेट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीन्स उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट दैट पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज P इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। यहाँ पे ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो H है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे हम लोगों ने कहा पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, जहाँ हम कह सकते हैं कि जो P है उसे हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो E और H के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के इक्वल होती है या फिर उसके परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ P इज परपेंडिकुलर टू E एंड H। क्लियर। तो P की जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर मिलती है। और अब हम इसका डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। सो हम इसको प्रूफ करते हैं और प्रूफ में हम देखेंगे कि प्रूफ के लिए हम यहाँ पे मैक्सवेल की इक्वेशन को यूज़ लेते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पॉइंटिंग जो वेक्टर होता है उसके लिए एनर्जी का कंजर्वेशन रूल यूज़ लिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि बाय मैक्सवेल इक्वेशन, राइट। मैक्सवेल की इक्वेशन से हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल हैं उनकी एक इक्वेशन थी, कर्ल ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। कर्ल E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, जिसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 1 नेम। और सेकंड इक्वेशन है कर्ल H वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर प्लस में डेल D वेक्टर अपॉन डेल टी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि हमने एक E के लिए वैल्यू मान ली है और एक कर्ल H के लिए वैल्यू हमने ले ली है।
कर्ल ई की और कर्ल एच की वैल्यू हम लोगों ने ले ली है। अब अगर ये ई है जिसको हम एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो ये कर्ल एच है इसे हम ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इन्हें हम इन दोनों के अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि घटाते हैं, तो एच कर्ल ई और यहाँ आ गया ई कर्ल एच। तो इक्वेशन 2 से देन हम इक्वेशन 1 को घटाएंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 with h vector and equation 2 with e vector, and then subtracting equation 1 from equation 2, राइट। तो हम इसमें देखेंगे आगे की, तो इसके लिए हम लोगों की वैल्यू बनी है e वेक्टर डॉट कर्ल h वेक्टर माइनस h वेक्टर कर्ल e वेक्टर विच इज इक्वल टू j वेक्टर डॉट e वेक्टर प्लस e वेक्टर डेल d वेक्टर अपॉन डेल t प्लस h वेक्टर डेल b वेक्टर अपॉन डेल t, एंड इसको हमने इक्वेशन दे दी नाम 3, राइट। तो हमने वहाँ देखा इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी कर्ल ई वेक्टर की, वहाँ h से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को कर्ल h वेक्टर को हमने e से मल्टीप्लाई किया और दोनों वैल्यू को इसको वहाँ से घटा दिया। तो स्टूडेंट ये हमें वैल्यू मिली कर्ल की थर्ड इक्वेशन की, ठीक है। जहाँ हम कर्ल के फॉर्म में अगर डाइवर्जेंस के लिए जानते हैं कि वी नो दैट डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर, राइट, माइनस ए वेक्टर कर्ल बी वेक्टर, ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये बी वेक्टर डॉट कर्ल ए वेक्टर और इस तरीके की टर्म हमें कुछ यहाँ नज़र आ रही है जिसे हम चेंज करके लिख सकते हैं माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस में एच वेक्टर, राइट। तो हमने यहाँ से देखा कि ई वेक्टर कर्ल एच वेक्टर माइनस एच वेक्टर कर्ल ई वेक्टर, इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमें बनती है ये माइनस डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्रॉस में एच वेक्टर, क्लियर। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ के लिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, जो कि हमने डाइवर्जेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट करके लिखी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में इस वैल्यू को पुट करने पे देन वी सी दैट विच इज़ इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच वेक्टर, सो माइनस डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्रॉस h vector is equal to, which is equal as it is j vector dot e vector plus e vector dot del upon del t, right. Student, here it is d vector and this is b vector, right. d vector जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश कहते थे, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन ई के इक्वल होती थी, और यहाँ बी की वैल्यू हम पढ़कर आते थे म्यू एच के इक्वल। तो हमने यहाँ से लिखा दैट जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डेल बाई डेल टी, और यहाँ डी को हमने चेंज कर दिया एप्सिलॉन ई वेक्टर की फॉर्म में, प्लस एच वेक्टर एज इट इज़ डेल अपॉन डेल टी, और बी वेक्टर को चेंज कर दिया म्यू एच वेक्टर के फॉर्म में, क्लियर। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो टर्म्स को देखते हैं इस तरीके से कि ये हमें मिली जे वेक्टर डॉट डी ई वेक्टर प्लस में ई वेक्टर डॉट, यहाँ हम अगर इसकी टर्म्स को देखते हैं डेल बाई डेल टी को देखते हैं तो ये हम इसे एक साथ इक्वेशंस में लिख लेते हैं। तो यहाँ बनाइए जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्लस में ई वेक्टर डॉट डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन
ई वेक्टर प्लस एच वेक्टर डेल बाई डेल टी म्यू एच वेक्टर, और यहाँ पे हमने साथ में ले लिया प्लस में डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले लिए हमने ने। इसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स की जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर प्लस, अगर हम इसकी बात करते हैं ई वेक्टर और अगर हम इसको अंदर लेके जाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा 1/2 डेल बाई डेल टी एप्साइलन ई वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर हम डेल बाई डेल टी अगर इस फंक्शन का हम वापस से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें ये ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। अगेन एच वेक्टर को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा हाफ डेल बाई डेल टी म्यू एच वेक्टर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ आ जाएगा ये डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्रॉस में एच वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि हमें ये वाली टर्म कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। अब इस वाली टर्म को मिलने के बाद में हम इसका एक वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल से हम देखेंगे कि टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, राइट, तो इस वाली टर्म का अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो हमने देखा कि डेल जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर डाइवर्ट डी, ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम के लिए, प्लस एज इट इज़ इस वाली टर्म के लिए आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन 1/2 डेल बाई डेल टी, और यहाँ आ गया हमारे पास में ई वेक्टर। यहाँ से हमने इसको 2 टाइप से कन्वर्ट कर लिया, ये एप्साइलन ई वेक्टर का स्क्वायर है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो बन गया एप्साइलन ई और एक बन रहा है सीधा ई, राइट। तो इस ई को हमने एज इट इज़ लिख लिया ई वेक्टर, और एप्साइलन ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, डी वेक्टर, जहाँ से हम उसको चेंज पहले किया था। प्लस में सेम एज इट इज़ हमने यहाँ क्या करा, 1/2 डेल बाई डेल टी कॉमन है इसके साथ, इसको भी हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, विच वन इज़ एच एंड अदर इज़ म्यू एच, राइट, एंड so this will be h vector dot b vector divergence. So this one will डाइवर्जेंस, इसका इंटीग्रेशन लेना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, और यहाँ आ गया इसके साथ डी वी। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस तरीके से ही हम जानते हैं कि अगर हम गॉस डाइवर्जेंस की थ्योरम से अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेते हैं किसका, डाइवर्जेंस ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर का, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। सो दिस विल बी ई क्रॉस एच डी एस, राइट। अब इस वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तब हम देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि डाइवर्जेंस जो है या फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन में। अब इस वाली वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसके इक्वल में रख देंगे तो ये वाली वैल्यू सरफेस इंटीग्रेशन के फॉर्म में माइनस साइन के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन 4 इस तरीके से कन्वर्ट होती है और हम देखते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डेल बाई डेल टी ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस एच वेक्टर डॉट बी वेक्टर डी वी विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एच वेक्टर डी एस, राइट। मीन्स सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज लूप के साथ में है ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डी एस, राइट।
तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास में ये जो मेन आती है इक्वेशन, यही अलग अलग टर्म्स में हम लोगों को बताती है। जहाँ पर ये वाली इक्वेशन है वो पॉइंटिंग वेक्टर है और ये बताती है कि ये दो टर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकंड टर्म है वो रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बताती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है उसमें कितना चेंज हो रहा है इसे बताती है ये वाली टर्म। और जहाँ अगर हम इस वाली टर्म को लेते हैं सेकंड वाली टर्म को, तो हम देखेंगे ये अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इस वाली सेकंड टर्म को लेते हैं विच इज़ वॉल्यूम 1/2 डेल बाई डेल टी ई वैक्टर डॉट डी वैक्टर प्लस एच वैक्टर डॉट बी वैक्टर डी वी, राइट। यहाँ से हमने क्या किया कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन में 1/2 डेल बाई डेल टी को हमने कॉमन ले लिया और हमने देखा कि ई वैक्टर डी वैक्टर को चेंज कर दिया अगेन एप्सिलॉन ई वैक्टर प्लस एच वैक्टर डॉट म्यू एच वैक्टर डी वी। क्लियर, जिससे ये चेंज हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डेल बाई डेल टी और यहाँ ये बन गया हमारे पास में एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर डी वी। क्लियर, तो जहाँ से हम इस वाली टर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में जो नेट टर्म्स आती हैं वो कुछ इस प्रकार से आएंगी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ जे वैक्टर डॉट ई वैक्टर डी वी प्लस इंटीग्रेशन 1/2 डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर डी वी which is equal to minus close integration of E vector cross H vector ds। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है वो हम लोगों को पॉइंटिंग इक्वेशन के लिए बताती है, जहाँ पर हमने इस वाली टर्म्स को क्लियरिफाई किया। तो हम यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है उसमें जो डिक्रीज़ हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पर यूनिट एरिया वो इक्वल है वर्क डन के। ये वर्क डन होता है और ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना फ्लक्स बना रही है उसके। तो वह जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वो इन दोनों के एडिशन के इक्वल हो रहा है, राइट। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं द डिक्रीजेज ऑफ एनर्जी of a EM wave per unit time is equal to the sum of work done by fields over the charges of the over the changes of the substances inside the given volume and the net outgoing flux per unit टाइम, राइट। तो हमने देखा यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है E क्रॉस H वही क्या है पॉइंटिंग वेक्टर के लिए है। अतः हम लिख सकते हैं कि E क्रॉस H डॉट डी एस विच इज़ इक्वल टू पी डी एस, राइट। या E cross H is equal to P, which is inward flow of power। और
E dot J dV, which is power dissipated within the volume V, right? And other term is d by dt mu h square upon 2 plus epsilon e square upon 2 dV, which is equal to energy flowing out of the region. तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारे पास में पॉइंटिंग वेक्टर, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.